Hello everyone, welcome to Exampur, and in this session we are going to deal with a very interesting topic that is the fundamental rights. Okay, so आपको मालूम है कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल की डेट में कि फंडामेंटल राइट्स बेसिक बात कर चुके थे, कुछ आर्टिकल्स हम लोग बात कर चुके थे और थोड़ा ब्रीफली हम लोग इसको रिवाइज भी कर लेते हैं कि हम लोग कल के दिन में डिस्कस क्या किए थे। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग पहले ये बात की थी कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका पार्ट 3 में आता है और आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये कवर करता है। और सबसे पहले हम ये भी बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स आपका है ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूएसए से लिए, लेकिन यूएसए के बिल ऑफ राइट्स जो हम लिए थे इसके पहले आपका 1215 में किंग जॉन्स ने सबसे पहले अपने नागरिकों को, अपने पब्लिक जो सिटीजन है उनको दिया गया था। 1215 में कुछ ही राइट्स दिए गए थे जो कि आपका टाइमिंग आपको मालूम है 1215 था और ये वो डेट था जब वहाँ के जो मैन थे वुमेन थे कुछ राइट्स दिए गए थे, कुछ राइट्स मैन को कुछ राइट्स वुमेन को। फॉर एग्जांपल जस्टिस जो पहले दिया गया था वहाँ पर, और उसी से इंस्पायर होते हुए जो यूएसए है वो इंस्पायर होते हुए जो फंडामेंटल राइट्स है एज ए बिल ऑफ राइट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स इंडिया में बोलते हैं वो आपका जो यूएसए है उन लोग बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। और बिल ऑफ राइट्स जो है ना वहाँ से हम लोग इंस्पायर होते हुए हम लोग डिट्टो सेम टू सेम बोलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सेम जो राइट्स है हम लोग यहाँ पर इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पुट किए। जो हमारे जो संविधान के जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स थे वो लोग। फिर हम लोग कुछ बात किए थे कि जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, ये जो कुछ आर्टिकल है हम लोग इसमें बात कर चुके थे। ये जो 12, 13, 14, 15 ये कल बात कर चुके थे। शॉर्टली बहुत ब्रीफली हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 12 ये बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। ये डिफाइन किया गया है उसमें कि स्टेट में आपका सब कुछ आ सकता है जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट पार्लियामेंट हो, आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो, चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर आपका लोकल अथॉरिटीज हो। देखिए लोकल अथॉरिटीज वो या तो आपका विद इन द स्टेट यानी विद इन द बाउंड्री यानी कि कंट्री, या फिर आउटसाइड ऑफ द कंट्री। अगर ये हो तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना आपका स्टेट कहलाएगा। कल बहुत सारे लोग क्वेश्चन हमसे किए कि सर ये भी क्या जुडिशरी भी स्टेट में आएगा? बिल्कुल स्टेट में आता है, लेकिन हाँ जुडिशरी जब आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग जब आपका कंडक्ट कर रहा हो तो उस कंडीशन पर ये आपका स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जब वो कंडक्ट कर रहा हो तो उस कंडीशन भी स्टेट है। ठीक है, आर्टिकल 13 कल हम बात कर चुके थे जो कि बात करता है कि वो लॉ, वो कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो या फिर जो कि वो लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट हो, डेरोगेटिव हो किसके रिस्पेक्ट में, तो फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में, तो वो लॉ नल एंड वॉइड कराएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठा कि क्योंकि इसके पहले गोलकनाथ के केस से पहले भी हम देख चुके थे कि बहुत सारे जजमेंट ऐसे भी आए जो उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं, मतलब जो भी लॉ जो वर्ड यूज किया गया वो लॉ सिंपल लॉ है, मतलब वो लॉ नहीं है, मतलब आर्टिकल 368 को यूज करते हुए वो लॉ नहीं है जिस लॉ को मतलब इसमें कवर किया जाए। आर्टिकल 368 में जो इंप्लीमेंट करने के बाद, मतलब उसको अमेंड करने के बाद जो लॉ बनता है वो लॉ की बात नहीं किया गया किसमें, आपका आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो ये कुछ हम पॉइंट बात किए थे। आई होप कि आप लोग रिवाइज भी करते होंगे। रिवाइज करने के साथ आप लोग नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से नोट बनाइए ताकि आप रिवीजन में दिक्कत ना हो, क्योंकि पॉलिटी यकीन मानिए अगर आप आज पढ़ के कल छोड़ देते हैं तो आप आज वाली चीज़ें भूल जाते हैं, विश्वास कीजिए। ठीक है, इसलिए आपको रिवाइज करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और हम जो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना, आप मेरे साथ चलिए कि नोट्स बनाइए मेरे साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि आप जो नोट्स बना रहे हैं कुछ डाउट ना हो, शॉर्ट भी हो, क्रिस्प हो, मतलब इतना ये ना हो कि मतलब कि आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स ना होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, समझ होना चाहिए बस। ठीक है, और समझाने के लिए हम तो यहाँ भाई। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना, कल 14, 15 में बात कर चुके थे। 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वलिटी, यानी जिसमें आप लोग बात कर चुके थे इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये 2 पॉइंट हम बात कर चुके थे। इसके बाद हम लोग बात की थी इसी में आर्टिकल 15 में जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जो कि सर्टेन ग्राउंड्स आपका जो था आपको कौन सा था, तो आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपका 5 ग्राउंड था, ओनली हम बोल रहे। ठीक है, ओनली 5 ग्राउंड जो था जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये हम कल बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में। और अब स्टार्ट कीजिए लिखना। ठीक है, क्योंकि लिखते हुए पढ़ना आपके लिए सही होता है, क्योंकि आपको इसमें याद भी होता है।
ठीक है, तो आर्टिकल 16 से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल 16 हमारा क्या कहता है। तो आर्टिकल 16 जो है हमारा ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये छोटा सा बस लाइन लिखा गया। अब इसको हम लोग डिसइंटीग्रेट करते हुए समझेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब ना क्वेश्चन आप लोग ये हमसे पूछ सकते हैं कि सर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन भी तो है, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं कि हर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको मालूम है कि जो एक रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, कल भी हम लोग बात कर चुके थे कि इसमें भी रिजर्वेशन है। कितना रिजर्वेशन है आपको मालूम है कि ओबीसी के लिए हम बात कर चुके थे, ओबीसी के लिए आपका 27% है, ठीक है, आपका एससी के लिए आपका 15% है, एसटी के लिए आपका 7.5% है। इवन कि 2019 में अब ये भी आ चुका है कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपका 10% का प्रोविजन है। ये क्या है? ये बेसिकली रिजर्वेशन है। अब जब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, तो यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोविजन, तो कल हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि आपके साथ कि जो भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के पर्सन है या डिप्रेशन जो डिप्रेस्ड पर्सन है, उनके लिए खासकर ये है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये रखा गया है। और क्योंकि ये आर्टिकल 16 है, और आर्टिकल 16 जो कि आपका राइट टू इक्वालिटी में आएगा, और इसीलिए राइट टू इक्वालिटी में लाने के लिए ये रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। तो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नहीं, एक चीज़ हम मेरे ख्याल से यहाँ मिस हो रहा है कि एक चीज़ जो अभी हम यहाँ लिखे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी कुछ ग्राउंड है कि किसके बेसिस पर आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो इसमें जो ग्राउंड है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ओनली लिख रहे हैं क्योंकि ओनली इसी ग्राउंड पर ही ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड और लिखेंगे, ठीक है, या फिर और रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस। तो इसके बेसिस पर ये आपका इसमें दो एक्स्ट्रा हो गया, डिसेंट हो गया। डिसेंट मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डिसेंट मतलब अभी हम सिटीजनशिप परसों पढ़ाए थे ना, तो सिटीजनशिप जब हम परसों पढ़ाए थे आपको मालूम है कि डिसेंट एक वर्ड था। डिसेंट मतलब ब्लड का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसेंट है मतलब ये इस ग्राउंड में हम ये बोल सकते हैं कि इस ग्राउंड में अगर आपका मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, अपॉर्चुनिटी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो आप उस कंडीशन पर आपका फंडामेंटल जो राइट्स है वो वायलेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ हम पॉइंट हम डिस्कस किए थे। इसके बाद में एक जो जजमेंट है, एक केस है आपका एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2006 में आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही जजमेंट है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी आपके SC ST जो भी ये कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्वेशन जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और खासकर इसमें डील किया गया SC ST के लिए, ठीक है, कि SC ST के लिए जो प्रोविज़न है मतलब एम्प्लॉयमेंट का, ये तो पहले से है, लेकिन जो प्रमोशन का जो प्रोविज़न है कि क्या SC ST को ओनली जॉब में एम्प्लॉयमेंट का ही रिजर्वेशन है या फिर प्रमोशन के भी इसमें कुछ प्रोविज़न है। तो इसमें प्रमोशन के भी प्रमोशन के भी इसमें जो है ना जो बातें वो कही गई है इस जजमेंट में। तो ये जजमेंट आप लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ लिखना चाहेंगे, आप उस जजमेंट को लिख सकते हैं। तो जजमेंट का नाम है आपका एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। इसमें ना तीन बातें निकल के आती है, और ये ना आप मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला गया, इसमें बेसिकली डील किया गया प्रमोशन से, ठीक है, आप यहाँ से लिख लेंगे प्रमोशन से डील करता है, ठीक है। किसके लिए प्रमोशन? तो SC एंड ST के प्रमोशन के लिए। किसके लिए? तो जॉब में, क्योंकि हम जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया ना कि जो भी आपके SC ST जो बैकवर्ड है, खासकर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, जिनको प्रमोशन के लिए मतलब वो प्रमोशन में उनका मतलब कोई प्लेस है ही नहीं है, उनका जो डेटा है खासकर जो क्वान्टिफाइबल जो डेटा है वही बहुत कम है। तो अगर डेटा बहुत कम है, प्रमोशन उनका हुआ नहीं है, अगर वो डेटा अवेलेबल है कि उनका प्रमोशन कहीं हुआ नहीं है किसी भी जॉब सेक्टर में, तो अब उस कंडीशन पर जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है,
वो यहाँ प्रोविजन कर सकती है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस केस में आया और इसमें साफ साफ बोला गया कि अगर स्टेट चाहे तो प्रोविजन कर सकती है, स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। अभी भी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेकिन ये जो काम है स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। क्या प्रॉपर डेटा मतलब ये अवेलेबल कीजिए, सर्वे कीजिए, देखिए, चेक कीजिए, डेटा का आपके पास ये है कि प्रमोशन में उनका जो प्लेस है वो बिल्कुल नहीं है या बहुत थोड़े से हैं, तो आप उस कंडीशन पर आप प्रमोशन के लिए आप जो फैसिलिटी या जो प्रमोशन जो क्या बोल सकते हैं उसका, प्रमोशन के लिए आप उसके लिए सोच सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं कि इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ SC ST, मतलब किसके लिए, अगर ये प्रमोशन में, ठीक है, प्रमोशन से पहले लिख दिए, प्रमोशन आप अंडरलाइन करेंगे, सबसे पहले प्रमोशन अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे बैकवर्डनेस ऑफ SC ST। अगर इस कंडीशन बैकवर्डनेस है प्रमोशन में तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट का काम है, ठीक है। प्लस ये भी है कि अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में भी जो स्टेट है वो प्रोविजन ला सकती है। तो अगर यहाँ लिख सकते हैं एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस देखिए, 3 की हम बात बोले थे, 3 की बात करेंगे। और जब भी स्टेट अगर प्रोविजन लाए इनके लिए, इनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए, या जो इनका डेटा है बहुत कम है, डेटा को बढ़ाने के लिए, तो स्टेट ये भी इंश्योर करे कि जो भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है ओवरऑल, ये भी आपका इफेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एफिशिएंसी है इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। 3 बात बोली गई ये आपका केस में, ये केस को रट लीजिए, मतलब इसको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कुछ ही केस का इतना जिक्र करते हैं, उसको 3 पॉइंट बना के लिखते हैं, तो इसको आप रट लेंगे। ये काम आएगा आपका कहाँ पर, प्री में तो आप छोड़ दीजिए, प्री में काम आएगा तो वो तो मतलब आपका प्लस पॉइंट है। मेंस में आप जब भी मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं, जब आपको यूज करना आ जाएगा कि इसको कहाँ पर यूज करना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, या ऐसे कहीं देखेंगे, ऐसे के पैटर्न, ऐसे में आप ये मतलब कोई भी ऐसे मतलब फिलोसॉफिकल ऐसा ना हो तो, ठीक है। तो उस कंडीशन पर आप जब भी वुमेन या कभी भी मतलब SC ST लोअर कास्ट, ये मतलब SC ST मतलब जो भी आपका ये है सेक्शन, उसमें क्वेश्चन आता है, तो आप वर्ड ये जो पॉइंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ पॉइंट जो कि आप क्लियरली यूज कर सकते हैं। चलते हैं आर्टिकल 7 की तरफ, 17 सॉरी। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, सिंपल सी बात है। कल किसी ने पूछा था हमसे कि एक्सेप्शन, सब में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। पीछे हम देख लिए एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि इक्वालिटी बात की गई, लेकिन रिजर्वेशन का प्रोविजन है, यही जो है ना, इसके लिए एक्सेप्शन है, रिजर्वेशन। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 17, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे, ये आर्टिकल 17 होता क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो उसमें आप ये सोच के चलिए कि आपके दिमाग यही चल रहा होगा कि छुआछूत, मतलब किसी से मतलब छीन भेद, छोटा बड़ा ये नहीं करना है। ये तो है ही, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी इसका जो डेफिनेशन है ना बहुत ब्रॉड है। मतलब ये नहीं कि आप लोअर कास्ट के हो, आप मतलब रिच हो, आप पुअर हो, इसके बेसिस पर अनटचेबिलिटी तो है ही। लेकिन जो हिस्टोरिकल जो आपका स्लेवरी सिस्टम था, ठीक है, जो आज तक तो मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मतलब आप कुछ एरिया में देखें खाप पंचायत, ठीक है, तो कहीं कहीं ये भी होता है कि मतलब जैसे कुछ जो कास्ट ग्रुप या कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर ग्रुप के लोग जो ऑर्थोडॉक्सी को आज भी फॉलो करते हैं और आज भी ये मानते हैं कि मतलब जो अनटचेबिलिटी है ये एग्जिस्ट करती है, मतलब उनके कारण ये भी लगता है। तो जो अनटचेबिलिटी है यही एक ऐसा आर्टिकल है जो कि ये बोल सकते हैं कि ये टोटली एब्सोल्यूट है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हर एक आर्टिकल में, हर एक फंडामेंटल राइट्स में एक्सेप्शन है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जिसमें एक्सेप्शन है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन होगा
4, ठीक है। और 4 में से आपको एक सही करना होगा, या फिर 3 होगा, उसमें से आपको नीचे होगा 1 2, ओनली 1 1 2 3, नन ऑफ दीज, ऐसे कुछ ऑप्शन होगा। जिस तरह भी होगा नो मैटर, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन सा नहीं है ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए इसको हम वाइट में लिख दिए कि ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपका एब्सोल्यूट है। इसके लिए आप ये बोल सकते हैं कि मतलब यस, ये जो है ना, मतलब इसके लिए कोई सा एक्सेप्शन है ही नहीं, ठीक है। अपना सवाल ये उठता है इसमें कि आर्टिकल 17 को लेकर खासकर, एक सेकंड, यस, तो आर्टिकल 17 लेकर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या आर्टिकल 17 जब स्टेट, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब फंडामेंटल राइट्स को अगर स्टेट अगर वायलेट करता है तो स्टेट के अगेंस्ट में प्रोविजन है, अगेंस्ट हम लोग जा सकते हैं। ये बात कहा गया फंडामेंटल राइट्स में, और रेट्स भी इशू कर सकती है, ठीक है। अब जो फंडामेंटल, अब जो राइट्स हमारा है आर्टिकल 17, इसमें अगर कोई इंडिविजुअल तो स्टेट नहीं है ना, मान चलिए कि हम हैं और सुमित है, ठीक है। सुमित मतलब गरीब है और हम अमीर है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल, और हम वहाँ पर अनटचेबिलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब शो कर रहे हैं किसी तरीके से। तो ये जो चीज़ें है ना, सुमित मतलब ये नहीं बोल सकता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो चीज़ है ना, मतलब ये स्टेट नहीं है, हम अपने आप में स्टेट नहीं है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जो भी आपके स्टेट है उसके अगेंस्ट में तो ये आपका रेट्स इशू होता है ना, उसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बनाए। लेकिन जब स्टेट आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन पर क्या होगा, तो ये वही है कि जो आपका अगर स्टेट अगर वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम लोग जानते हैं रेट्स है, ठीक है। यानी कि आप रेट्स आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के पास 226 आर्टिकल है, ये तो है। लेकिन जब एक पर्सन कर रहा हो उस कंडीशन, देखिए ये हम जो समझा रहे हैं ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई पर्सन कर रहा हो तो पर्सन के केस में, जब कोई पर्सन या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, उसके केस में कुछ एक्ट बनाए गए हैं, और जो कि एक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये एक्ट जो है ना, ये आपको याद भी होना चाहिए। जैसे एक एक्ट आपका है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ये बना गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, ठीक है, 1955। ये तो आप लिख लीजिए, आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ हम लिखा रहे हैं ये थोड़ा आप लोग हो सकता है पढ़े होंगे बेसिक पॉलिटी, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ना इसको हम लिंक करते पढ़ा रहे हैं कि कौन कौन सा जजमेंट है। अब तो सिंपल पढ़े होंगे जो एसएससी या मतलब इवन एनडी वाले भी बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, हाई लेवल का बेसिक पढ़े हुए। हाँ, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी में अगर हम ये बताएं इसके बारे में, अगर इसका लेक्चर शुरू करना मतलब स्टार्ट करें तो हम 8 घंटे इसी बारे में ले सकते हैं लेक्चर, वो भी रेलेवेंट, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फालतू का, आपके प्री मेंस दोनों मिला के हम इसके बारे में 8 घंटे ले सकते हैं, ओनली इसके बारे में, अनटचेबिलिटी बारे में। तो ये तो अलग बात है, उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना, क्योंकि आपको भी एग्जाम की तैयारी करना है, पीएचडी थोड़ी करना है। तो अब देखिए, प्रोटेक्शन टू सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये जो एक्ट बनाया गया, ये जो एक्ट है, ये आपका प्रोटेक्ट करता है किसको, तो अगर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन, ये अगर किसी पर्सन का अगर अनटचेबिलिटी शो करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उस कंडीशन पर ये एक्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कर लीजिए, एक्ट 1955, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे आपका कौन कौन से राइट है जो कि आपका इंडिविजुअल के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आप इसको ना एक तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, जो लिख लीजिए प्रोटेक्शन कर लीजिए फॉर इंडिविजुअल, ताकि मालूम चलेगा। तो ये एक हो गया। दूसरा में आप लिख सकते हैं एक आईपीसी, इसमें भी आपका प्रोविजन है, इंडियन पिनल कोड, इसमें भी आपका कुछ प्रोविजन है, आपको डीप में नहीं जाना है, ठीक है, एक बस जनरल एक आइडिया होना चाहिए, हाँ इसमें भी आपका प्रोविजन है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आपसे, सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन का जो प्रोविजन है ये ओनली क्या आपका प्रोटेक्शन सिविल राइट में या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, पहले से नहीं है, पहले से स्टेट के अगेंस्ट में है। अगर स्टेट आपके साथ अगर अनटचेबिलिटी शो करती है तो स्टेट के अगेंस्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के
अगर कोई आपके इंडिविजुअल अगर कोई है या ग्रुप ऑफ पर्सन, वो अगर आपके साथ अनटचेबिलिटी शो कर रहा है, मतलब आप उसके अगेंस्ट में आप मतलब जस्टिसेबल ये नहीं है, आप नहीं जा सकते, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है। मतलब ये एब्सोल्यूट तो है, एब्सोल्यूट बनाने के लिए कि स्टेट तो अनटचेबिलिटी शो कर रहा है, उसके लिए तो हम लोग के पास प्रोविजन है, लेकिन एब्सोल्यूट बनाने के लिए एक एक्ट अलग से बनाया गया, प्लस और भी प्रोविजन है जो कि ये इंश्योर करता है कि अगर कोई इंडिविजुअल भी, कोई एक इंसान भी अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, शो कर रहा है, तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो एक आईपीसी भी है, सीआरपीसी, जो कि हम कभी कभी कुछ बोलते रहते हैं इसके बारे में। कल एक आर्टिकल भी आया था जिसमें हम इसका एग्जाम्पल दिए थे। तो आप ये कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। एक तो आपका हो गया SC एंड ST, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, एक्ट 1989, सॉरी 1989, ठीक है। इससे बाद में अमेंड हुआ था, 1995 को अमेंड हुआ था, लेकिन जो ये बना था 1989 को बना था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हैं। मतलब इसमें कि जो इंडिविजुअल है उसका जो फंडामेंटल राइट्स है इंश्योर करने के लिए, स्टेट से इंश्योर करने के लिए अनटचेबिलिटी को हमारा पास जो है आर्टिकल 32 यूज कर सकते हैं, 296 यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसके लिए ये सारे एक्ट है। ठीक है, तो ये होता है मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम है जैसे मैनुअल स्कैवेंजर है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कोई फायदा भी नहीं है उसका। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कुछ लिख सकते हैं। तब तक नेक्स्ट चलेंगे, आर्टिकल 18 में चलेंगे। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सिंपल सी बात है, अब सिंपल जितना लग रहा है उतना सिंपल तो है नहीं। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, किस तरह का टाइटल्स, कौन सा टाइटल्स? तो ये टाइटल्स की बात करें, डायनेस्टिक टाइटल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं महाराजा, नवाब हो गया। ठीक है, इस तरह के जो टाइटल्स है, राय बहादुर, राय दुर्लभ, ये जो टाइटल है मतलब ये डायनेस्टिक टाइटल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ड कि ये टाइटल बात कर रहा है, डायनेस्टिक जो टाइटल है उसकी बात कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि तब कौन सा टाइटल हम यूज कर सकते हैं? तो वो टाइटल आप यूज कर सकते हैं जो कि आप अपने मेरिट के बेसिस पर, आपके मतलब पूर्वज, जो आपके जो पूर्वज है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके तरफ से अगर आपको कुछ टाइटल मिल रहा है कि कोई राजा थे आपके फादर, उसके तरफ से अगर और आपके बाबा की तरफ से आपको टाइटल मिल रहा है, आप भी राजा की जगह पर आप भी राजा बन गए। ठीक है, तो ये टाइटल वैलिड नहीं होगा, ये टाइटल आपका अबोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन उसके जगह पर जो मेरिटोरियस जो टाइटल है, यानी कि जो आपका मेरिटोरियस जो टाइटल है, ये आपका वैलिड माना जाएगा। अब मेरिटोरियस टाइटल इसमें क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसमें खासकर इसमें कि मेरिटोरियस में कि जैसे आपका हो गया जैसे मिलिट्री का। ठीक है, मिलिट्री हो गया जैसे आप मतलब कर्नल, मेजर, ये सब जो टाइटल आप यूज कर सकते हैं। एजुकेशन या एकेडमिक्स से लिख सकते हैं, एकेडमिक, जैसे आप लिख सकते हैं डॉक्टर लिख सकते हैं, ये सब जो है ना इसमें आप कर्नल, मेजर, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, से एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इक्वालिटी के लिए। अगर मतलब ये जितना भी चीज़ें ना आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, सबका पर्पस एक ही है, जितना भी एक्सप्लेन किए सबका पर्पस एक ही है, इक्वालिटी को इंश्योर करना। अब वो उसको सब हेडिंग करके कैटेगराइज किया गया और उसको हम एक ही करके समझे भी कि आर्टिकल 18 में अबोलिशन टाइटल क्यों किया जा रहा है? इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। अगर कोई डायनेस्टी टाइटल लेके रखा हुआ है, कोई मतलब राय दुर्लभ अपने नाम के आगे लगाता है, राय दुर्लभ, संजीव नायक, अगर ऐसे हो तो आप सोचिए कि जो मेरे बगल में जो खड़ा होगा ना, तो उसको अपने आप में एक इन्फीरियर सा फीलिंग होगा कि मतलब यार ये कहाँ राय दुर्लभ, हम कहाँ मतलब चंदूलाल। तो ये फीलिंग ना हो, इसके लिए ये जो मतलब राइट टू इक्वालिटी है, खासकर इसमें आर्टिकल 18 का प्रोविजन ये रखा गया। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है,
चलेंगे थोड़ा सा आगे, मतलब आर्टिकल 19 चलेंगे। आर्टिकल 19 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो है ना वो एक मतलब एक आर्टिकल, उसमें एक प्रोविजन नहीं है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन है। तो एक ही करके बात करते हैं। आर्टिकल जो 19 है ना, इसी आर्टिकल 19 1A B C D E F G करके है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो आर्टिकल सेक्शन 1 और इसका सब सेक्शन A, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका जो प्रोविजन है, इसमें आपका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक ही बात करें, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब आप अपनी जो बात है उसको बोलने का आपको राइट है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का राइट है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का राइट है, मतलब आपके पास ओवरऑल। और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू प्रेस जो है ना, राइट टू प्रेस, इसी आर्टिकल 19 1A में आता है आपका राइट टू प्रेस, क्योंकि वो भी क्या है, एक्सप्रेशन वाला चीज़ है। क्योंकि जो मीडिया वो आपको एक्सप्रेस करती है चीज़ों को, बात को, न्यूज़ को, चाहे कुछ भी हो। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपका आर्टिकल 19 1A का पार्ट है। लेकिन एक इसमें कंडीशन ये है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके कारण जो आपका यूनिटी है, इंटीग्रिटी है इंडिया का, या सॉवरिनिटी है, सिक्योरिटी है, ये आपका वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये अगर वॉयलेट होता है, इसका उल्लंघन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये इसको कर्ब गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। कंडीशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा सॉवरिनिटी इंडिया का, सिक्योरिटी इंडिया का, या फिर आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। इसको आप करते हैं तो फिर आप समझिए कि, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आप ऐसा नहीं कि मतलब स्पीच दे रहे हो आप कोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलने जा रहे हो। आपने सुना होगा ना, मतलब इसके पहले एक, क्या नाम था उनका, मतलब नाम मेरे दिमाग से नहीं है, जो एक लॉयर और एक CGI दोनों के बीच में टसल चल रहा था। बाद में 1 रुपये देकर सॉरी तो नहीं बोला, 1 रुपये देकर मतलब ये फीलिंग आया कि हाँ इन्होंने अपनी गलती को मान लिया। मेरे दिमाग में नाम नहीं याद रहता है, चलिए कोई नहीं। तो ये हो गया आपका। फिर सेकेंड में अगर हम लोग चले कि सेकेंड में, अगर हम लोग सेकेंड में चले, आर्टिकल 19B, ठीक है। अगर 19 1B की अगर बात करें तो ये बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। मतलब ये भी सेम है, आप असेंबल हो सकते हैं, पहले इसमें स्पीच दे सकते हैं, स्पीच दिए, कुछ लोग आए, असेंबल हो गए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। असेंबली बनाने का आपके पास फ्रीडम है, लेकिन असेंबली ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि मतलब कि आप सेम चीज़ें आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये चीज़ को आप मतलब आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप नहीं करते, बिल्कुल ये आपके पास फ्रीडम है। करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन ले सकती है आपके अगेंस्ट में। होता भी ऐसा, कभी कहीं भी आप देखते होंगे, कहीं पे स्ट्राइक होता है, कहीं बंद होता है, तो बंद वाले कंडीशन पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है। आप पीसफुली स्ट्राइक कीजिए। फार्मर्स का भी जो स्ट्राइक चल रहा था, प्रोटेस्ट जो चल रहा था, प्रोटेस्ट बोलना सही होगा, तो प्रोटेस्ट जो चल रहा था, वो प्रोटेस्ट में आपको मालूम है कि जब फार्मर्स थोड़ा सा वॉलेटिव हो गए, मतलब उसमें जो हिंसा वाला जो चीज़ होते थे, क्या उसको बोलते हिंसा को, मतलब जब हिंसा जब उसमें आ गया, तो उस केस में आपको मालूम है कि आप पीसफुली आप जो कर रहे थे वो पीसफुल अब नहीं रहा। उसमें पीसफुल का जो एलिमेंट था वो हट चुका है, मतलब वो थोड़ा सा वॉलेटिव हो गया इन नेचर। तो उस कंडीशन पर गवर्नमेंट फिर अपना मतलब एक्शन लेती है, बाय पुलिस, बाय आर्मी, बाय मतलब जो पर्सनल है उनके तरफ से। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि असेंबली हुई, मतलब कर सकते हैं, स्पीच दीजिए, एक्सप्रेशन दीजिए, असेंबली हो सकते हैं, आप प्रोटेस्ट भी कीजिए पीसफुली। लेकिन अगर आप मतलब आप यूज करते एक्सप्लॉइटेटिव या वॉलेटिव आप मेथड यूज करते हैं, तो आप समझिए कि आप सिंपल सी बात है, फंडामेंटल राइट्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो जब जहाँ उल्लंघन किए तो स्टेट यहाँ पर फिर हरकत में आती है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ पॉइंट हो गया, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब बस कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है। इसी में फिर आपका 19(1)(c) में है असेंबल हो गया। आप एक लिख सकते हैं एसोसिएशन। जब एसोसिएशन
इसको ना बाद में भी लिंक इसको कर देंगे ताकि आपको इसको याद भी हो जाएगा। एसोसिएशन आप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, सिंपल बात है। आप एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसे देखिए, एक तो यहीं से हम कर देते हैं। आप अकेले गए, स्पीच दिए, कुछ लोग आए, जब आए तो एक असेंबली बन गई, असेंबली, और जब असेंबली बन गई तो उस असेंबली को आप लेकर एक यूनियन बना दिए, एक ग्रुप बना दिए, एक एसोसिएशन बना दिए, ठीक है। तो आप इससे लिंक कर सकते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। 19(1) CD हो गया ना, डी। आप इसमें लिख सकते हैं असेंबली हो गया, मूवमेंट आप इसमें लिख सकते हैं, मूवमेंट। अपना बस कीवर्ड नहीं लिखिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कीवर्ड लिखिए, ताकि जब भी बहुत सा आपको पढ़ना बहुत जाता है, ठीक है, जब पढ़ना बहुत जाता है तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपके कीवर्ड है, कीवर्ड को आप अपना एक कंटेंट बनाए। कीवर्ड आपका कोर मतलब रिमेम्बरिंग चीज़ होना चाहिए, मतलब आप उसी को बस याद करना है। आप मेन चीज़ को पकड़ेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो साइड वाली जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब ऑटोमेटिक याद हो जाता है। लेकिन आप सेंटेंस पे सेंटेंस याद करते हैं तो फिर वो बोरिंग भी होता है और पढ़ने की इच्छा भी नहीं करते हैं, ठीक है। रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं रेजिडेंस का, रेजिडेंस का, रेजिडेंस का, ठीक है। ये हो गया, आप लिख सकते हैं। प्लस प्रोफेशन का लिख सकते हैं, 19(1) का, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक F होगा, सॉरी, बस। तो आप जब इतना लिखते हैं किसी भी आर्टिकल 19 में, आप ये समझिए कि आप आर्टिकल 19 को कवर कर चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। आप आर्टिकल 19 को कवर अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर असेंबली बनी, एसोसिएशन हुआ, ठीक है। जब एसोसिएशन बन चुका है, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लाइक खादी, मतलब डांडी मार्च की तरह, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मूवमेंट हुआ, तब जब मूवमेंट हुआ तो थक गए, थकने के बाद वो सोचते कि मतलब कहीं मतलब सेटल हो जाए, सेटल होने के लिए तो रेजिडेंस वहाँ खरीद लिए। अब इसके लिए अब रेजिडेंस हो गया तो काम भी करना पड़ेगा, तो कोई प्रोफेशन चूज कर लिया। तो यहाँ पे इसको लिंक करते आप जा सकते हैं। इसको मतलब कि आगे पीछे नहीं होगा, आप स्पीच दिए, असेंबली बनी, एसोसिएशन बना, ठीक है। फिर आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, यहाँ मूवमेंट, थक गए, रेजिडेंस, घर ले लिए रेजिडेंस, ठीक है। फिर जब घर ले लिए तो आपको डेली लाइवलीहुड के लिए कुछ वर्क चाहिए, तो आप एक अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मतलब ये एक चीट कोड है, मतलब चीट कोड नहीं बोल तो आप इसको याद कर सकते हैं, इस चीज़ को अपने तरीके से अच्छे से। आपके ऊपर भी है कि आप अच्छा से अच्छा मतलब ट्रिक निकाल के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 इतना ही है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन बट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव इसके जो एरियाज हैं बहुत वाइड हैं। इसमें हर एक जजमेंट, अभी तो कुछ जजमेंट हम, बहुत सारे जजमेंट हम मतलब ये ना, मतलब एक तो पहले क्रैश कोर्स है, उसके हिसाब से देखना पड़ता है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। शुरुआत से करना ये मतलब नॉन प्रैक्टिकेबल है। तो आप ये मतलब चलता हो दिमाग में कि मतलब ये टाइम तो बहुत ज़्यादा है, टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आपको ये मत सोचिए कि सिर्फ खाना है, आप ये भी सोचिए कि उसको डाइजेस्ट भी करना है। जितना भी है आप उतने को डाइजेस्ट, और हम लोग मेन पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जो भी मेन पॉइंट है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करते चल रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए भी तो कब से छोटे ना, कम से कम, ठीक है। ऑलमोस्ट मेन पॉइंट। और जब हम लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे 1 ईयर प्लानिंग के लिए, यूपीएससी के लिए जो 23 के लिए जो करना चाहते हैं, एक जब 1 साल का जब प्रिपरेशन होता है ना, तो उसके लिए हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उसका स्ट्रेटजी अलग होता है, मेथड ही अलग होता है बिल्कुल। उसमें हम लोग बिल्कुल जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करते हुए पढ़ाते हैं। और हर एक फंडामेंटल राइट्स ये 3 घंटे का टॉपिक नहीं है, ये 3 घंटे तो मतलब इसमें तो मुश्किल से इसका 1/3 भी नहीं होता है। ये मतलब 10 घंटे के टॉपिक हैं, दोनों मिलाएंगे तो, ऐसा नहीं, प्रीलिम्स में दोनों मिलाएंगे तो 10 घंटे के टॉपिक हैं, 8 से 10 घंटे, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 19 बात कर लिए, आर्टिकल 20 में चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 ये कहता है, देखिए, ये कहता है कि जब भी आप कुछ ऑफेंस किए हो, कुछ क्राइम किए हो, ठीक है, तो आपके पास प्रोटेक्शन का आपके पास राइट होना चाहिए। मतलब ये सिंपल बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ
रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। देखिए कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस मतलब आप ये मान चलिए कि आप कुछ ऑफेंस किए भी हैं, मान के चलते हैं ऑफेंस किए भी हैं, नहीं किए तो अलग केस होता है, आप किए भी हैं, लेकिन आपके पास वो राइट होना चाहिए। जिसे कसाब था उसको भी ये राइट दिया गया था, उसके पास भी ये राइट था, क्योंकि आपको मालूम है कि आर्टिकल जो 20 है ये सबके लिए होता है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 19, 20 और 30 ये ओनली सिटीजन के लिए, लेकिन ये जो आर्टिकल 20 है ये फंडामेंटल राइट्स सबके लिए था। तो जो अजमल कसाब था उनको भी, उनको क्यों बोलते, उसको बोलना चाहिए, उसको भी ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स उसको भी दिया गया था। उसके लिए बोला गया कि चलो आप ऑफेंस किए हो सबको दिख रहा है, लेकिन कॉन्विक्शन जो कॉन्विक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट में आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है किस तरीके से, तो उनके लिए भी एक वकील, उनके लिए एक लॉयर को प्रोवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन जो लॉयर आपको मालूम है कि वो तो एक जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए, लेकिन ये तो मालूम है, सबको मालूम है, जज को मालूम था, प्रूव भी हो जाता कि हाँ ये बहुत मतलब हीनियस क्राइम ये कर चुका है, इतने लोग मार चुका था, तो ये ऑफेंस तो बहुत बड़ा ऑफेंस था, हीनियस ऑफेंस था। तो लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट्स इंडिया में ये कहा गया कि सबको राइट्स हैं अपना कॉन्विक्शन उसके रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि सबके पास देखिए कुछ कोई भी किसी एक होता है, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको अगर लॉयर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लॉयर उसको प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि स्टेट ये इंश्योर करता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। समझ आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? इसके लिए आर्टिकल जो 20 है ये कहता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको पहले समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग बोलते नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब ये हुआ कि कोई भी कॉन्विक्टेड पर्सन है, कोई भी ऑफेंस जो पर्सन ऑफेंस किया है, कमिट किया है, अगर मान के चलिए एग्जांपल समझते इसको, एक पर्सन है जो कि आज प्लेट क्या है, क्या रेट है, क्या रेट है जल्दी बताइए, भूल गए, 17, 18, ठीक है, 18 है और 18, 3, 20, 22, कोई भी पर्सन इस डेट को क्राइम कमिट किया, ठीक है। इस डेट को क्राइम कमिट करने के बाद इसको जो पनिशमेंट मिला, जैसे आर्टिकल होते हैं सेक्शन 302 CRPC, यानी जिसमें हम लोग बोलते हैं कि उसको मतलब कुछ पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है, जो किलिंग के लिए होता है, खास मर्डर के लिए। तो इसको सपोज कीजिए 7 ईयर का पनिशमेंट मिला, ठीक है, क्योंकि प्रोविजन ये है CRPC में, प्रोविजन ये कि एक मर्डर के लिए 7 साल की सजा होती है। लेकिन अब ये हुआ कि जो CRPC का जो सेक्शन 302 है उसमें थोड़ा सा अमेंड करके, चेंज करके ये किया गया इसके बाद, मतलब 19 को इनकी कल, ठीक है, 2020 में ये 3 है, ठीक है, इस डेट को ये किया गया 7 साल को बढ़ाकर इसको 17 ईयर्स किया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि इसके कंपेयर में। हाँ ये होता है कि 10 साल होता है चलता है, 17 साल किया गया। 17 साल जब ये किया गया तो ये डेट कौन सा है, 19, इसको पनिश का मिला 18 को। ये जो लॉ है, ये जो अमेंडमेंट हुआ है, ये जो चेंजेस हुआ है, ये उस पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जो डेट में वो क्राइम किया, जिस डेट को उसको पनिशमेंट मिला, और इसके बाद उसी मतलब जो लॉ है, जो आपका सेक्शन है, उसमें चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस वाले सेक्शन उसमें अप्लाई नहीं होंगे। उसी बोलते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, पोस्ट ने बाद में जो चेंजेस हुए वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, नो, ठीक है। शॉर्ट में लिखा गया, बहुत बड़ा शॉर्ट है, ठीक है। आई होप कि ये बस इसमें इतना ही जानना, बस इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि वो कोई पोस्ट, यानी कि फ्यूचर में कोई लॉ बनता है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, पहले जो ऑफेंस के लिए जो उसको पनिशमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद एक है नो डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है, ये आसान, बहुत आसान है कि एक ही
क्राइम के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए जो आपने कमिट किया है, जैसे मान चलिए कि आपने ऑफेंस किया है, किसी मर्डर किया है, ठीक है, और मर्डर करने के बाद फिर से आप किसी की मर्डर करती है, 2 मर्डर करती है, तो आपके ऊपर जो चार्जेस लेंगे वो डबल नहीं लेंगे, नो डबल जीओपार्डी है। आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार आपको पनिश किया जाएगा, आपको एक ही बार प्रोसिक्यूट किया जाएगा एक ही ऑफेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। एक कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल से निकल के आता है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब ये हुआ कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, या मतलब आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते या फोर्सफुली उससे जो क्या उसको बोलते हैं उसका स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं कि उन्होंने ही जो ऑफेंस को कमिट किया है। कोई अगर नहीं भी किया है या कोई अगर नहीं कबूलना चाहता है, आप उसको फोर्सफुली नहीं बोल सकते हैं कि आप ही ने क्राइम को कमिट किया है, आप उससे स्टेटमेंट ये फोर्सफुली नहीं ले सकते। हाँ, एक क्वेश्चन और उठता है, आप पूछ सकते हैं हमसे कि सर आप ये बताइए कि ब्लड सैंपल लेना, कभी कभी ये होता है ना, ब्लड सैंपल लेना, चेकअप करना बॉडी का, आई जो विजन होता है उसका चेकअप करना, बॉडी का चेकअप करना, और जो बीपी शुगर ये सब होते हैं उसका चेकअप करना, क्या ये इसमें भी आएगा? नहीं, ये नहीं आता है। और एक चीज़, कभी कभी लाइट डिटेक्टर होता है ना, जिसमें हम झूठ किसी का चेक करते हैं, या नार्कोटिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी एक होता है। तो क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा। मतलब ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब स्टेटमेंट जो ऑफेंसिव जो पर्सन है वो अगर किसी पुलिस पर्सनल के पास या कोई भी एक जुडिशरी पर्सन के पास अगर वो अपना जो स्टेटमेंट है, क्राइम जो उन्होंने कमिट किया है, जो ऑफेंस, वो अगर देता है तो उस कंडीशन पर वो होगा आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अलावा जितना भी कुछ है वो आपका कंसीडर किया जाएगा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। मतलब एक पुलिस पर्सनल, जुडिशरी जो पर्सन है, उनके पास जो स्टेटमेंट दी जा रही है उनके ऑफेंस से रिलेटेड, वही आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। बाकी आप जितना भी एग्जाम्पल सुनते हैं कि आप जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट, ठीक है, आपका विजन जो होता है, विजन आई वाला, ठीक है, बॉडी चेकअप होता है, ठीक है, बॉडी चेकअप हो गया, ये सब जो है ना, या फिर आपका नार्को टेस्ट होता है, ठीक है, ये सब आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आते। यहाँ बिग नो लिख रहे हैं, बिग नो, ये इसलिए लिखे क्योंकि आपको मालूम चले ये बिग नो है, ठीक है, ये एरो कर देना ताकि मालूम चलेगा हम ये क्यों लिखे हैं, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट आपके लिए आर्टिकल 20 के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। और आपको भी मालूम है कि जब भी इमरजेंसी अप्लाई होती है, प्रोक्लेम होती है, तो इमरजेंसी प्रोक्लेम के टाइम में ये आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। ये तो आपको शायद मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 20। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या ये बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर ये भी आपको मालूम है कि ये भी सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम में। ये जो आर्टिकल है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको मालूम है कि इसी में एक प्रोविजन है छोटा सा, क्या? तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन पर, इसको आप लिख लें एक्सेप्ट, ठीक है। जैसे निकी शर्मा ने बहुत अच्छा याद दिलाया, ठीक है, कि एक्सेप्शन भी है जो है ना, उसको बताइए। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये आर्टिकल 21 ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, सस्पेंड नहीं होता है, अलग बात है, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। किस सेंस में? कि अगर मान के चलिए कि जो लॉ है, जो प्रोसीजर ऑफ लॉ, मतलब कोई भी एक लॉ है, उस लॉ का जो प्रोसीजर है प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप कुछ मतलब आपका जो पर्सनल लिबर्टी है या चाहे आपका राइट टू लाइफ है, कोई आप सपोज कीजिए कुछ आप ऑफेंसिव कुछ वर्क किए, ठीक है, ऑफेंस किए, और उस कंडीशन पर
एक एग्जांपल भी लेंगे हम लोग, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश पर लॉ है, ठीक है नहीं, यानी कि जो लॉ है आपका उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है, इसका जो प्रोसीजरिंग है, तो उस कंडीशन पर ये बोल सकते हैं आर्टिकल 21 आपका वैलिड नहीं हो रहा है। अगर ये फॉलो हो रहा है तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आपकी वैलिड नहीं हो रही। कब? जब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो किया जा रहा है, मतलब जो भी एक कानून है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो की जा रही है, तब की बात हम कर रहे हैं। अब और एक चीज़ सुन लीजिए, कुछ इसमें केसेस हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1950 का वो टाइम होता है गोपालन केस। इसको ना आप थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये सही रहेगा क्या? ये सही नहीं रहेगा, चलिए ये लोग कर लेते हैं। गोपालन केस, ठीक है, जो कि आपका 1950 में आया था, ठीक है। ये जो केस है ना, खासकर जो आर्टिकल 21 है, जो इंटरप्रिटेशन जो देता है ना, बहुत ज़्यादा नैरो है इसका, मतलब नैरो इन द सेंस ये बोलना चाहते हैं इसमें कि आर्टिकल 21 शॉर्ट में लिखा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको जब इंटरप्रेट किया गया तो ये देखा गया कि इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो खासकर इसका इंटरप्रिटेशन है वो बहुत नैरो है, बहुत नैरो, मतलब इन द सेंस कि इसको मतलब ब्रॉड तरीके से, मतलब उसको वाइडर तरीके से इसको एक्सप्रेस नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन यही फिर एक केस फिर से आता है, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस 1978, ठीक है। मेनका गांधी कौन है आपको मालूम है? तो उस टाइम में कांग्रेस का ही रूल था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मालूम है कि एक पासपोर्ट का इशू था, पासपोर्ट का इशू था, और पासपोर्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू 1955 इसके अकॉर्डिंग जो रूल है, जो लॉ है, वो फॉलो नहीं किया गया था। जब ये फॉलो नहीं हुआ तो जो ट्रीटमेंट है इनके साथ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ ट्रीटमेंट, तो इसके लिए जो राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी, वो होता वायलेट। मान चलिए किसी का मतलब जैसे कोई एक कपल है, शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वो 21 ईयर एज के प्लस में, तो उस कंडीशन में ये होता है कि अगर हम लोग रोक रहे हैं या उसको सोसाइटी रोक रही है तो उनके पास वो राइट है, क्योंकि वो मतलब एक तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट भी ये भी अलाउ करता है कि अगर आप 21 के प्लस हो, आप बालिग हो, उस कंडीशन पर आपके पास फ्रीडम है कि आप दोनों शादी कर सकते हो। कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 21। यही आर्टिकल प्रोवाइड आपको करता है कि आप अगर कपल हो आप शादी कर सकते हो, इंटरकास्ट हो, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में मेनका गांधी केस में जब एक पासपोर्ट का इशू आया, उस पासपोर्ट वाले इशू में जब ये बोला गया, और जब इनका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये वायलेट हुआ, जब इनका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये जब फॉलो किया जा रहा था, मतलब इसको करते हुए जब जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इसका कहीं वायलेशन हो रहा था, तो मेनका गांधी केस जो केस है, इसमें मेनका गांधी जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ पर PIL फाइल करती है इसके अगेंस्ट में कि ये जो खासकर, और इस जो केस का भी जो ब्यौरा दिया जाता है कि हाँ ये भी आपका जो केस है ना, ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो नैरो हो जाता है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट टू लाइफ है ना, लाइफ, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब राइट टू लाइफ मतलब बस सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, बस ऐसा नहीं है। मतलब आप रेस्पेक्ट तरीके से आप मतलब आप डिग्निफाइड लाइफ आप जी रहे हैं, ये भी इसका मतलब होना चाहिए। मतलब राइट टू लाइफ मतलब ये नहीं कि आप सांस ले छोड़ दिए बस जिंदगी खत्म, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मेनका गांधी केस 1978 में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसका जो इंटरप्रिटेशन है थोड़ा वाइडर तरीके से दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे वाइडर इंटरप्रिटेशन, वाइडर किसका? आर्टिकल 21 का ही बात करें, ठीक है। इंटरप्रिटेशन, वाइडर इंटरप्रिटेशन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि USA से लिया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप कुछ लोग पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लॉ है आप उसके तरीके से प्रोसीडिंग कर रहे हैं, अगर फिर भी अगर राइट टू लाइफ वायलेशन हो रहा है प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी, तो आपका सोचिए कि ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ये आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब ये कि आप
आपका जो प्रोसीडिंग है बिल्कुल सही है, लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन आपका लॉ ही सही नहीं है, जो कानून है ये अगर आपका सही नहीं है तो उस कंडीशन पे यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। और इसमें ये बोला जाता है कि जो कानून यहाँ पर है इसके लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाया गया है। मतलब आप प्रोसीडिंग सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लॉ है इसी में अगर फॉल्ट है तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाया गया है। और ये अभी तक इंट्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अभी ये अनरिटन है, इम्प्लीमेंट हो चुका है लेकिन ये अनरिटन है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन यही होता है, पूछा जाता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था? नहीं, ये पहले से नहीं था। ये कब आया? तो 1978 के मेनका गांधी केस में आया है। इसके बाद क्या ये रिटन है? नहीं, रिटन नहीं है। क्या इसका कोई ये गवर्नमेंट इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई या कुछ एक्ट बनाई? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बस। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद जो है ना इस चीज़ को हम लोग कल कंटिन्यू रखेंगे फंडामेंटल राइट्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।